Hello students, my name is Dr. Meena Mishra and this lecture video is for BA 4th semester, subject history, paper first in the modern Indian history and unit 1. In this lecture video, we will discuss about the first topic of unit first. So let me introduce you to all the topic of your unit first. So as you can see on your screen that there are 4 topics in your first unit. First of all, you can see the transfer of power from company to crown. This is the first topic of your syllabus, and this is related to the after the Sepoy Mutiny or the revolt of 1857, the changes after 1858, administrative changes and so on in India. Second topic is belong to लॉर्ड कैनिंग हु वाज द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया. सो लॉर्ड कैनिंग के अंडर में क्या क्या यहाँ पे वर्क हुए थे एज अ वॉइसराय, व्हाट ही डिड हियर. एंड लॉर्ड लॉरेंस, उसके बाद थर्ड आपका चैप्टर पड़ेगा, उसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड लॉरेंस. एंड फोर्थ फॉरेन पॉलिसी कैनिंग टू नॉर्थब्रुक. इसमें आप कैनिंग से लेकर नॉर्थब्रुक तक के फॉरेन पॉलिसी जो लॉर्ड इनके फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ने को मिलेगा. अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक हैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दूँ. तो एग्ज़ाम पैटर्न आप जानते हो कि एमसीक्यू बेस पे ही आने वाला है इवेंट सेमेस्टर का. तो क्लियर होना चाहिए आपके ईच एंड एवरी पॉइंट, बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए. डिस्क्रिप्टिव में नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए. सो मेक योर ओन नोट विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर वीडियो एंड द टॉपिक वॉट एवर आई हैव रिटन देयर. तो देखते जाइए वीडियो को, और जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक नोट करना है तो प्लीज़ नोट इट डाउन बाय योर सेल्फ सो दैट आप अच्छे से लर्न कर सकें. सो अगर हम पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम कंपनी टू क्राउन ये टॉपिक को देखें तो थोड़ा सा इसका अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 gave a savage jolt to the British administration in India and made its reorganization inevitable. मीन्स कि अब तक कंपनी के बारे में काफ़ी शिकायतें तो आती रही हैं. ऐसा आपने पढ़ा भी है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जब कंपनी के जो वर्कर थे, ऑफिसर्स थे, उनकी शिकायत आती है तो रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आता है जिसके थ्रू कंपनी को सुधारने की कोशिश की जाती है. लेकिन जब रिवोल्ट हुआ 1857 का तो पार्लियामेंट को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि इतने वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी है कंपनी की कि इसका असर बाद में भी देखने को मिलेगा. एंड इसीलिए अब जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये समझ चुकी थी कि अब जो स्ट्रक्चर है इंडिया के गवर्नमेंट का और जो पॉलिसीज़ हैं अब उनको चेंज करने की ज़रूरत है, और जो पावर है गवर्न करने का उसको ट्रांसफ़र करने का टाइम आ चुका है. और इसीलिए जब ये बिल रखा गया तो 2 अगस्त 1858 में ये पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में. एंड इसमें जो पावर था गवर्न करने का पावर, उसको ट्रांसफ़र किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हैंड में. एंड इस एक्ट को एक दूसरे नेम से भी जानते हैं. जैसा देखिए मैंने इसीलिए जो पॉइंट जो नोटेबल है मैंने उसको स्क्रीन पे लिख दिया, इसमें नोट्स में आपके हैं, विजिबल हैं, सो दैट आप अच्छे से रिमाइंडर कर सकें, उसको समझ सकें जब मैं लेक्चर में आपको बता रही हूँ. इट इज़ नोन एज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मीन्स कि जो इस एक्ट ऑफ 1858 है, इसका नेम जो है वो एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस नेम से भी जानते हैं. अब इस एक्ट के थ्रू देखिए जो पावर ट्रांसफ़र हुआ था वो सिर्फ 1858 में ही नहीं हो गया था, बल्कि उसके बाद 1861 के जो आए थे एक्ट, उसमें भी जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो आया था उसमें भी कई चीज़ें चेंज हुई. तो ग्रेजुअली काफ़ी चीज़ें इंडिया के सेटअप में चेंज किया गया था. एंड आफ्टर 1858 कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया गया था. अब इंडिया में कंपनी का रूल नहीं होगा. एंड कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमें टॉपिक को डिस्कस करना है कंपनी के रूल को एंड करने का. तो आप लोगों को इतना पता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ एक कमर्शियल बॉडी बनकर आती है वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेट करने लगती है, रूल करने लगती है. लेकिन अब उसका रूल ख़त्म करके सीधे सीधे इंडिया का मैटर जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कर दिया जाता है. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंड अप द कंपनी रूल इन इंडिया. अब कंपनी का रूल यहाँ से होता है ख़त्म.
और देखिए यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मैं इसे क्लियर कर दूं कि अंडर द एक्ट ऑफ 1858 द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर इंडिया टू द क्राउन। देखिए इसके पहले क्या था, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, एंड जो कंट्रोल बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो दो पॉइंट्स थे इनको ख़त्म करके, इन दोनों को ख़त्म करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इस पोस्ट को बनाया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया के सारे मैटर को अब ब्रिटेन में लंदन में जो उसका इस्टेब्लिश है ऑफिस, इंडिया ऑफिस, भारत सचिवालय, इसमें रह करके वो इंडिया के मैटर देखेगा। जो भारत सचिवालय में भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मीन्स भारत सचिव, तो भारत सचिव के बारे में जान लीजिए कि अब से उसके ही हाथ में होना है सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो एडवाइज़र बनेगा। एंड जो स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी SOS का ये पोस्ट जो बना था, ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था, एंड एज वेल एज उसको इंडिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो असिस्ट होता था 15 मेंबर्स के साथ, जो कि एज इंडियन काउंसिल, एंड उसको इंडिया काउंसिल भी बोला जाता था। और इसकी जो ऑफिस थी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, इसको इंडिया ऑफिस बोलते थे। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता था पार्लियामेंट के लिए। तो इसके पावर जो होते थे वो इंडिया के लिए होते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तरह से ये रिमाइंडेड थे। नेक्स्ट है कि बाई 1869 द काउंसिल वॉज कम्प्लीटली सबॉर्डिनेटेड to the Secretary of State. Most of the members of the India Council were retired British Indian official. And दूसरा कि जो इनकी सैलरी होती थी और जो पेंशन होता था, मीन्स कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये हट जाते हैं, इनकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आना होता है, और इनकी सैलरी जो होती है, सैलरी एंड पेंशन इनका कहाँ से होगा, ये बनेगा इंडियन जो लोग हैं उनके रेवेन्यू से, मीन्स कि इंडियंस की रेवेन्यू से ही इनकी ऑफिस का खर्च और इनके जो सैलरी और पेंशन है ये बनेगा। तो ये पॉइंट देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन तो इसी में आ जाते हैं कि किस एक्ट के थ्रू कंपनी का रूल ख़त्म होता है और किस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होता है, तो 1858 है। देन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल बोर्ड के मतलब की जगह पे, किस स्थान पे कौन आया था, तो अब आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को क्या कहते हैं, भारत सचिवालय या इंडिया ऑफिस। और कितने लोग इसको असिस्ट करते थे, तो ये होते थे 15 लोग, इसमें बहुत सारे लोग वर्क करते थे, रिकॉर्ड रखने का काम होता था, मैनेजमेंट का काम होता था, लिखने के लिए होता था, तो ये सारा जो वर्क देखते थे उसके असिस्टेंट्स देखते थे। और इनकी जो सैलरी जाती थी ये कहाँ से, तो इसका आंसर है कि इंडियंस के रेवेन्यू से जाती थी। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब आएगा कि भाई भारत सचिवालय में तो वहाँ बैठ कर इन्होंने देख लिया अब इंडिया के बारे में, पर जो इंडिया में अब तक देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में पहले यहाँ गवर्नर बनाया गया। जब कंपनी आई तो यहाँ कौन सा पोस्ट था, गवर्नर का। एंड देन रेगुलेटिंग एक्ट से ये गवर्नर चेंज कन्वर्ट हुआ किसमें, गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल जो था वो हायर अथॉरिटी होती थी कंपनी के लिए, वो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल, कंपनी की तरफ से यहाँ अथॉरिटी देख रही है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब एक्ट ऑफ 1858 आया, तब गवर्नर का जो गवर्नर जनरल है, अब वो कंपनी की जगह एज अ वाइसराय, वाइसराय मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ओके, तो एज अ वाइसराय अब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन बन के यहाँ पे काम करेगा। गवर्नर जनरल है, अब उसे एज अ वाइसराय भी जाना जाएगा। और यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया उस समय चूँकि लॉर्ड कैनिंग थे, तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल। ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपका, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल, सो लास्ट गवर्नर जनरल वॉज द लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने लास्ट गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। और लास्ट फर्स्ट वाइसराय, तो फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, ओके। 2 क्वेश्चन देखिए इसमें भी बनता है आपका। फिर है कि इन इंडिया द एक्ट ऑफ 1858 प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल वुड हैव एन एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल whose members were to act as the head of department, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एज हिज ऑफिस एडवाइज़र, ओके। उनके साथ डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग होंगे। एंड देखिए कि कैबिनेट में जो मेंबर्स थे काउंसिल के, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसके मेंबर्स जो थे वो आपको पता है कि पहले उसके मेंबर 4 रखे गए, देन 5 हुए, एंड इसको फिर इंक्रीज़ किया गया ग्रेजुअली
ये 6 तक इसके मेंबर्स गए थे बाई 1918। ओके। फिर है कि गवर्नर जनरल के जो ये काउंसिल है ये डिस्कस कर सकती है सारे इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर, और गवर्नर जनरल का जो पावर है ये एक्सक्लूसिव पावर होता था, वो किसी चीज़ को चेंज कर सकता था या उसे ओवरराइड कर सकता था, ओवरराइड कर सकता था। ओके। साथ में है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पोजेस्ड है नो रियल पावर्स एंड शुड नॉट बी seen as a sort of elementary of weak parliament. Okay. And it was merely on advisory body. It could not discuss any important measure and no financial measure at all without the previous approval of government. Government के previous approval के बिना वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी यहाँ पे है कि देखिए द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो कंट्रोल ओवर द बजट। बजट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इट कुड नॉट डिस्कस द नोटिस नोशंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो ये पोर्शन जो है इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लीजिएगा कि इनके क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है और क्या नहीं है। द मेंबर कुड नॉट even ask question about them and the legislative council had no control over the executive. legislative council का कोई भी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं होगा। यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को पहली बार डिवाइड कर दिया गया है एंड दोनों को यहाँ पर उनके राइट को भी डिवाइड किया गया है। तो ये पहली बार हुआ था 1858 में। देखिए फिर देखिए अलग अलग, इसीलिए मैंने पॉइंट्स में इसको कर दिया है, मैंने इसे पैसेज में नहीं रखा है। नो बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड बिकम एन एक्ट अंटिल इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नर जनरल, जब तक गवर्नर जनरल का अप्रूवल नहीं होता है। एंड फिर देखिए द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड डिसअलाउ एनी ऑफ एक्ट्स, मतलब कि सारा जो जिम्मेदारी होती है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, भारत सचिव की, एंड वो किसी भी एक्ट को डिसअलाउ भी कर सकता है। द ओनली इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू डिटो ऑफिशियल measure and give them and the appearance of having been passed by a legislative body। ठीक है। तो ये जो एक्ट आया था इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं अपने से अच्छे से अपना तैयार कर लीजिएगा। देखिए फिर उसके बाद आता है कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे इसमें 2 चेंजेस हमने देखे। इसमें कौन कौन से चेंजेस देखे? ये कि भारत का जो सचिव है यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वो लंदन में रह करके भारत के सारे मामले देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ काउंसिल कंट्रोल ये नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था, अब उसे क्राउन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होकर के काम करना है। और दूसरी बात क्या कि प्रोविंस जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी थी इनके बीच काफ़ी इनको डिवाइड कर दिया गया था, इनका डिवीज़न हुआ था। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। फॉर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? कन्वेंस के लिए द ब्रिटिश हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रोविंसेस, 3 ऑफ विच बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ओके। एंड इट वाज नोन एज अ प्रेसिडेंसीज। तो ये प्रेसिडेंसीज मानी जाती थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई को इन्होंने बांट दिया था सो दैट प्रोविंसेस में अपनी कन्वेंस है ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से गवर्न किया जा सके। द प्रेसिडेंसीज वर एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नर एंड हिज 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। अब देखिए पहले क्या था कि कंपनी अपॉइंट कर रही है, बट यहाँ पे क्या है कि जो ये प्रेसिडेंसीज थी कौन सी? बंगाल, मद्रास एंड मुंबई। तो ये बॉम्बे, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसीज थी इसमें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा और उसके 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होंगे, उसके मेंबर होंगे काउंसिल में, और उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीधा क्राउन से, ये यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी सीधे क्राउन इनको अपॉइंट करता है। फिर है द प्रेसिडेंसीज गवर्नमेंट पोसेस्ड मोर राइट्स एंड पावर देन अदर प्रोविंसेस। ठीक है। जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे उनको अदर प्रोविंसेस से ज़्यादा राइट मिलते थे। ठीक है। एंड other provinces were administered by linguate governor and chief commissioners अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल। जो अदर प्रोविंसेस है वो किससे एडमिनिस्ट्रेट हो रहे हैं? लिंग्वेट गवर्नर से और चीफ कमिश्नर से, जो कि अपॉइंटेड हैं गवर्नर जनरल के थ्रू। फिर द एक्ट ऑफ 1861 मार्क्ड द टर्निंग ऑफ द टाइड ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इट laid down that legislative council similar to that of the center should be established first in Bombay, Madras and Bengal and then other provinces. तो
जो लेजिस्लेटिव जो टर्निंग होता है इसमें टाइड ऑफ सेंट्रलाइजेशन का एक्ट ऑफ 1861 से देखिए क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बार जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, जो कॉन्स्टेंट जो पावर है जो लेजिस्लेटिव का, इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था। एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो वर मेड एंड मेयर advisory body consisting of official and 4 to 8 non-official Indian and Englishmen. They also lack the power of the democratic parliament. Okay. नेक्स्ट जो ये है एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन वाज मोस्ट ऑब्वियस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, द एविल ऑफ एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन वाज मोस्ट ऑब्वियस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो देखिए यहाँ फिनांस जो इकोनॉमिक चेंजेस की बात आई थी उसमें भी ये पॉइंट रखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वर गैदर्ड एट द सेंटर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू है वो कहाँ जाएगा, सेंटर में, एंड देन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। The central government exercised authorization control over the smallest detail of provincial expenditure. Okay, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये ऑथराइजेशन रखता है, ऑथराइज कंट्रोल रखता है किस पे, जो डिटेल है किसके, जो प्रांतों के, जो उनके प्रांत हैं जिनके बारे में भी आपने पढ़ा, उससे प्रांतों के खर्च पे। बट दिस सिस्टम प्रोवाइड क्वाइट वास्टफुल इन प्रैक्टिस। It was not possible for the central government to supervise the efficient collection of revenues by a provincial government for or to keep adequate check over its expenditure. ठीक है, नेक्स्ट है कि the two government constantly quarreled over minute detail of administration and expenditure, and on the other a provincial government and had no motive to बी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ इकोनॉमिक में भी देखिए डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ये जो पॉइंट्स है मीन्स कि जो चेंजेस हुए ये इकोनॉमिकल सेक्टर में भी हुए थे एंड साथ में प्रोविंशियल। अब नेक्स्ट जो चेंज आया था, चूँकि ये सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, तो इसमें चेंजेस इन आर्मी में किया गया था। चूँकि बैरकपुर मेरठ में इसकी जो बैरकपुर की छावनी थी, आर्मी स्टेशन था, वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हुई थी ब्रिटिश के लिए। तो यहाँ देखिए चेंजेस उन्होंने आर्मी में की थी और इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था 1858 में। मीन्स की जो रेशियो रखा गया था, पहले जो इंडियन आर्मी थी यहाँ पे इंडियन जो पर्सन होते थे उनको एज ए सोल्जर रखा जाता था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये सिपाही म्यूटिनी हुई तो इनके बाद जो आर्मी स्ट्रक्चर था इसको भी इन्होंने चेंज किया था और जो रेशियो था इसको अलग किया। जैसे कि उन्होंने जिस जगह पे इस तरह के रिवोल्ट हुए थे वहाँ 5:1 का रेशियो रखा गया, अदर जगह वो 3:2 का बनाया था उन्होंने। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें यूरोपियन जो लोग थे, जो मतलब इंग्लिश पर्सन जो थे, उनको ऊंचे पोस्ट दिए जा रहे थे और साथ में कि कॉन्सिपिरेंसी फिर से न क्रिएट हो, इसलिए इंडियन की संख्या अब कम की जा रही थी। साथ में जो तोपखाने होते थे या फिर जो एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के पोस्ट होते थे उस पर इंडियन की जगह अब ब्रिटिश जो सोल्जर्स होते थे उनको दिया जाता था। तो एक तरह से स्ट्रिक्ट उन्होंने मेंशन किया था, क्योंकि उन्हें जो डर था कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ना हो कि हिंदुस्तानी जो सिपाही हैं वो जो किसी तरह से कोई कॉन्सिपिरेंसी कर सके। साथ में उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया इसमें उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए और साथ में डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया कि चेंजेस करे, उन्होंने एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग एंटी ब्रिटिश किसी मूवमेंट को बढ़ावा न मिले इसके लिए चेंजेस किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट उन्होंने सिपाहियों को रखा था ताकि जो एक गुट बनता है, जैसे ग्रुप होता है, ट्रुप बनता है, इस ट्रुप में भी वो बेसिस ऑफ कास्ट जो रीज़न है, जो रिलीजन है, ये इनको बांट दिया था सो दैट कि ये जो आर्मी है इनके अंदर गुटबंदी ना हो सके, ये जातिगत तरीके से अलग रहें। जैसे आपने देखा होगा गोरखा रेजिमेंट है और सिख रेजिमेंट है, इस तरीके से उनका रेजिमेंट बांट दिया गया, उनके गुट को बांट दिया गया। और दूसरा था देखिए कि यहाँ पे नोट करने लायक पॉइंट है कि यह फंक्शन वॉज क्रिएटेड दैट इंडियंस कंसिस्टेड
ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल क्लासेस, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ध्यान इसको रखिएगा। सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड साउथ इंडिया who had first helped the British conquered India but had later taken part in the revolt of 1857 were declared टू बी नॉन मार्शल। ओके, जो लोग भी इन प्रांतों से, इन जगहों से थे, जैसे अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने, जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया गया था, उनको क्या डिक्लेयर किया गया था? नॉन मार्शल। ओके, एंड दे वर नो लॉन्गर टेकन इन द आर्मी ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है, वो आर्मी में लार्ज स्केल के लिए नहीं उनको माना जाएगा। दूसरा था कि द सिख, Gorkhas and Pathans who had assisted in the supervision of the revolt were declared to be martial and were recruited in the large number, ठीक है। तो देखिए कैसे इन्होंने चेंज किया है, आगे ऐसी कोई गतिविधि ना हो, ऐसे कोई भी कॉन्स्पिरेंसी ना रची जाए, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा था आर्मी के चेंजेस के लिए। द इंडियन रेजिमेंट व मेड अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कास्ट। ये देखिए पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, एक ग्रुप बन जाए, एक बैलेंस बना रहे, ताकि सभी लोग कम्युनल एंड कास्ट एंड ट्राइबल के बेस पर उनका एक ट्रुप बने, एंड सो दैट उनके अंदर कॉन्सिपिरेंसी न हो। और साथ में इन्होंने रेशियो का भी ध्यान रखा था कि भारतीय सेना जो है वो सैनिक ज़्यादा न रहें, एंड जो डिफरेंस आर्मीज़ डिफरेंस जो ऊंचे ओहदे हैं वहाँ पे इंग्लिश जो पर्सन है उनको रखा जाए। नेक्स्ट आप देखते हैं कि पब्लिक सर्विस में जो देखिए ऑल जो पोजीशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस हु वर रिक्रूटेड थ्रू एन एनुअल ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन लंदन। अब तक देखिए क्या था कि जो ये सिविल सर्विस था, इसका एग्ज़ाम कहाँ होता था? ये होता था लंदन में। इंडियन आल्सो कुड सिट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या चेंज किया गया कि अब इंडियन जो हैं वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। एंड सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो पहले इंडियन सिविल सर्वेंट चुने गए थे। तो देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि सिविल सर्विस जो था उसमें क्या चेंजेस किए गए? पहले वो कहाँ था? वो लंदन में एग्जाम होते थे, और अब कहाँ हो रहा है? अब इनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है। और पहला सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। Almost every year thereafter, 1 or 2 Indians joined the coveted rank of the civil service, but their number was negligible compared to the English entrant। देखिए अब ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप बैठ रहे तो हर साल बैठते थे, से 2 लोग ज्वाइन करते थे, पर अभी भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी चेंज हुआ था, और एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसमें सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन की तरीके हैं, इसमें भी चेंजेस कराए गए थे। लेकिन फिर भी देखने वाले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, जैसे द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन फार वे लंदन। तो फार अवे लंदन है, बहुत दूर है, तो यहाँ से लोग जा भी नहीं सकते थे। इट वाज कंडक्टेड थ्रू द मीडियम फॉर ऑफ द एलियन इंग्लिश लैंग्वेज में। अब चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज में है, लंदन में जाना है, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग विच कुड बी एक्वायर्ड ओनली आफ्टर ए प्रोलोगेंट एंड कॉस्टली कोर्स ऑफ स्टडी इन इंग्लैंड। तो इन वजहों से बहुत मिनिमम एक रेंज होती थी जो कि सिविल सर्विस में आ पाते थे। द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इनटू सिविल सर्विस वाज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 23 इन 1859 टू 19 इन 1878। देखिए पहले क्या था, पहले इसका जो एज था वो 23 था, अब क्या किया 1878 तक, 1859 में देखिए ये 23 था, और इसको डिक्रीज रिड्यूस कर दिया गया था 19 तक 1878 में। एंड उसके बाद देखिए इन अदर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज पुलिस, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट एंड रेलवे एंड द सुपीरियर एंड हाईली पेड पोस्ट वर रिजर्व फॉर ब्रिटिश सिटीजन। देखिए बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए, इंडियंस को भी उन्होंने सांत्वना देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपना स्ट्रक्चर रखा कि कोई भी कॉन्सिक्वेंसी जो है वो अपर लेवल तक ना हो सके। तो जो हायर लेवल के पोस्ट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो किसको दिए जा रहे थे? वो ब्रिटिश सिटीजन के लिए थे। The rule of India believed it to be an essential condition for the maintenance of British supremacy in India. Okay, and उसके बाद जो वाइसराय हैं उन्होंने एब्सोल्यूट नेसेसरी
necessity of keeping the government of the widespread empire in European hands if the empire is to be mentioned. ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज हुए थे, जो नौकरी में थे, जॉब में थे, इसमें चेंज किए गए। और यहाँ पर देखिए एक था कि जो विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, वो समझ रही थी इन चीज़ों को कि जो अब कंपनी ने जो रूल बनाए थे उससे संतुष्ट नहीं थी यहाँ के प्रिंसली स्टेट। तो देखिए प्रिंसली स्टेट में उन्होंने क्या अपनाया था रूल एंड रेगुलेशन कि अब जो क्राउन है वो सीधा सीधा राज करेगा इंडिया पे। लेकिन जो प्रिंसली गवर्नमेंट है उनको एक छूट दे दी गई थी कि जो रिवोल्ट के पहले था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यहाँ ख़त्म किया गया था। और ये हुआ था इसमें कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो 1876 में एज्यूम्ड की जाएगी, कैसे, एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी भारत साम्राज्ञी के रूप में। अब भारत सम्राट या भारत साम्राज्ञी जो है ये मेन सबसे सुप्रीम अथॉरिटी रखेंगे भारत के ऊपर। तो ये चेंजेस हुए थे। साथ में ये था कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो इंडिया के ऊपर रूल कर रही है, वो इंडियन प्रिंसली स्टेट को उनके इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं करेगी। साथ में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसे एबॉलिश कर दिया गया था। ओके, तो ये देखिए पॉइंट जो है ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। आफ्टर 1868 द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द adopted hair of the old ruler and in 1881 the state was fully restored to the young महाराजाज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने जो पहले की पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया। ओके, एंड उनके जो अडॉप्टेड हेयर जो थे उनको उस पॉलिसी में भी काफ़ी चेंज किया गया था। इन 1874 द रूलर ऑफ बड़ौदा मल्हार राव गायकवाड़ वॉज एक्यूज टू miserable end of trying to poison the British residents and was deposed after a ब्रीफ ट्रायल। देखिए ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बनाकर दिए हैं इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इन पॉइंट्स को भी एज अ क्वेश्चन बेस पे जैसे अगर पूछा जाए तो आप इन्हें रख सकते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी मैंने इस पॉइंट को रख दिया है यहाँ पे। द ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया एंड कॉन्स्टेंटली दियर पॉलिसीज इन इंडिया चेंजेस फॉर द वॉर्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया पे उनको रूल भी करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके रूल से जो बच्चे अरे हिंदुस्तानी है, जो इंडियन है, वो कहीं फिर से वैसे रिवोल्ट कर दें। और इनकी पॉलिसी क्या है, इनकी पॉलिसी देखिए द ब्रिटिश जो पॉलिसी थी ये किस में थी, डिवाइड एंड रूल। ओके, क्या करना है, प्रिंस जो थे वो अगेंस्ट द उनको पीपल किया गया। जो प्रिंस, जिस भी स्टेट के प्रिंस ने उनको रिवोल्ट में गवर्नमेंट की तरफ से साथ दिया था, ठीक है, उसके लिए भी इन लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए थे। उनको उन लोगों ने रिवॉर्ड के तौर पे दिया था, रिवॉर्ड किया। और हिंदू और मुस्लिम में चेंजेस होना, फिर उसके बीच में दोनों जितने लोग यहाँ पे उसके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना, सो दैट जो गवर्नमेंट है वो यूटिलाइज कर सके अपने सारे जो ताकत है उसको इंडिया के अगेंस्ट एंड पावर अपना कंप्लीट यहाँ रख सके। तो ये इंडिया के लिए जो पॉलिसी बनी ये दरअसल बेनिफिट ऑफ इंडिया नहीं थी, ये बेनिफिट फॉर ब्रिटिश क्राउन था। और ब्रिटिश क्राउन का एक ही मोटिव था कि इंडिया में फिर से ऐसी सिपाही मैटिनी या फिर रिवोल्ट ना खड़ा हो सके। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर वीडियो जिसमें मैंने देखे सारे पॉइंट्स इसमें रख दिया, आप पॉज कर करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एंड इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बनाए पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको देना है। जो हमारा आज इतना ही वीडियो हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो रहेगा वो लॉर्ड कैनिंग पे रहेगा, जो एज अ वॉइस रहा उन्होंने यहाँ पे वर्क किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।